Hello everyone, myself Rakesh Kharra. I am Lean Six Sigma Black Belt certified management consultant. तो लास्ट टाइम जो हमारा सेशन था वो फूड प्रोसेसिंग के इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन के बारे में था कि किस तरह से हम फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों के लिए कुछ बातें थी, कुछ बातें जो है वो फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग बिजनेस जो ऑलरेडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए थी। तो जब लास्ट सेशन था वहां पे हमको जब हमने ग्रुप मेंबर से बात किया तो वहां पे एक सवाल आया कि सर जब हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो हमको कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है, कौन सा मशीन खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। तो सर हम ये डिसीजन कैसे लें, फूड प्रोसेसिंग में बिजनेस में डिसीजन कैसे लें। सपोज मैं अगर मशीन की बात करूं कि अगर मुझे कोई मशीन खरीदनी है तो कोई किसी का प्राइस ज्यादा है, किसी का प्राइस कम है, किसी का डिलीवरी टाइम कम है तो किसी का डिलीवरी टाइम ज्यादा है। सपोज मैं 8 से 10 मैन्युफैक्चरर से बात करता हूँ तो अब मैं डिसीजन लेने में ही कंफ्यूज कंफ्यूज हूँ। कहीं किसी का आउटपुट रेट ज्यादा है तो किसी का पावर कंजम्पशन ज्यादा है तो किसी का स्पेस यूटिलाइजेशन ज्यादा है तो किसी का कम है। कोई मशीन का है जो ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कोई वारंटी पीरियड जो है किसी का कम है किसी का ज्यादा है। एक्स वाई जेड इस तरह का अगर मैं मशीन की बात करूं तो इसमें बहुत मल्टी क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो ये ऐसे मल्टी क्राइटेरिया वाले सिचुएशन में हम किस तरह से डिसीजन लें ताकि मैं एक साइंटिफिक तरीके से इस कंक्लूजन पे आ पाऊं कि यहाँ पे जो है ये जो मशीन है वो मेरे लिए बेस्ट मशीन है। तो इसमें जो हमारा एएचपी एक टेक्निक होती है मैनेजमेंट का, हायरार्की प्रोसेसिंग टेक्निक बोलते हैं। इसके अंदर मैथमेटिक्स प्लस साइकोलॉजी दोनों के ऊपर एक डिसीजन मेकिंग ये कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि विच मशीन आई हैज टू बाय और विच डिसीजन आई शुड टेक। तो ये तो होगी बात मशीन की। अब हम बात आते हैं रॉ मटेरियल की। अगर हमको रॉ मटेरियल खरीदना है तो हम किससे खरीदें? हम सप्लायर ए से खरीदें, सप्लायर बी से खरीदें, या सी से, या डी से, या एन से, या किस सप्लायर से आपको खरीदना है। तो अब सप्लायर फूड आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो रॉ मटेरियल में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हो सकती है, उसका टेक्सचर हो सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ हो सकती है। ऐसे कितने क्राइटेरिया हो सकते हैं और ऐसे कितने सप्लायर हो सकते हैं। तो हर सप्लायर की अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है। कोई कॉस्ट कम देता है तो कोई क्वालिटी डिग्रेड करता है, तो कोई डिलीवरी टाइम में ऊपर नीचे करता है, तो कोई आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं देता है। तो ये इस कंफ्यूजन के लिए बहुत ही अर्लियर स्टेज पे जो भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के जो भी हमारे लर्नर्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग सीखना चाहते हैं, इस तरह के साइंटिफिकली आपको डिसीजन लेना चाहिए और साइंटिफिकली आपको डिसीजन लेने के बाद में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लास्ट टाइम आई फॉरगॉट द नेम बट एक हमारे ग्रुप मेंबर थे अंडमान से, उनका एक सवाल था कि सर हम मशीन कहाँ से परचेस करें, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करें, या आपको कुछ भी किसी ये जो एएचपी जो टेक्निक है वो कहीं भी किसी भी प्रोसेस के अंदर अप्लाई हो सकती है। कुछ भी प्रोसेस के लिए, मशीन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के लिए, किसी को हायरिंग करने के लिए, किसी को फायरिंग करने के लिए, जहां पर भी मल्टी क्राइटेरिया आ जाता है, जहां पर भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जहां पे डिसीजन लेने में हम कंफ्यूजन में रहते हैं, वहां पे एक साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल वे है डिसीजन लेने का कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये भी बताता हूँ कि आप फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करने के लिए भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इस टेक्निक को, कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। जैसे मुझे सपोज स्नैक्स करना है या कन्फेक्शनरी करना है, या मुझे फूड प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मुझे बेवरेजेस में जाना है, या मुझे ड्रिंक्स बनाना है। तो इसका भी साइंटिफिक जो है आप एनालिसिस इस प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं और एक साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग पे आ सकते हैं कि कौन सा बिजनेस मेरे लिए कितना सूटेबल है, या कौन सा रॉ मटेरियल मेरे लिए बेस्ट है, या कौन सी मशीन मेरे लिए बेस्ट है। तो एक जो है इसमें कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट आता है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करेंगे। जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनके लिए भी ये समझने वाला है, और जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको तो ये समझ में आ ही जाएगा। नॉन मैथमेटिकल वालों के लिए भी इतना सिंपल करके हम आपको समझाएंगे कि आज का जो क्लास है वो आपके लिए एक गेम चेंजिंग क्लास होगा। कि आप एक डिसीजन लेने के लिए, आप होते हैं ना कि अरे मशीन लेना है किससे पूछना, अरे वो जो उन्होंने ये कंपनी ऑलरेडी लगाया हुआ है उनसे पूछ लीजिए। या फिर हम नहीं पूछते, घर के जो है जो बुजुर्ग होते हैं उनसे हम पूछ लेते हैं कि
अरे ये हम काम कर रहे हैं तो इसमें कौन सा काम सही रहता है। तो ये सोच लीजिए कि वो भी एक तरह से मल्टी क्राइटेरिया पे वर्कआउट करे हुए होते हैं, वो ब्रेन से उनका वो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन वो भी एक साइंटिफिक वे नहीं होता है, वो एक अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। हो सकता है जो किसी और ने डिसीजन लिया है वो आपके पर्सपेक्टिव में सही नहीं है, या जो आपने डिसीजन लिया वो किसी और के पर्सपेक्टिव में सही नहीं है, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज और कंस्ट्रेंट्स हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। तो जो डिसीजन आपके लिए सही है वो हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी, ये सामने वाले के लिए भी सही हो और या सामने वाले के लिए सही नहीं हो। बट हमको क्या करना है, हमको जो भी डिसीजन लेना है वो बिल्कुल साइंटिफिक वे में लेना है कि ये प्रायोरिटाइज करना है पहले चीजों को कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। उसके बाद में सेकंड वाला, उसके बाद उसका नंबर आता है थर्ड। आपको एक हायरार्की मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं है कि आपको वन पे आ गया तो आप वो उसी पे करना है। अब आपके सामने एक साइंटिफिक आपके पास में रिपोर्ट है। अब आप फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड में कंपेयर कर सकते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट और जो भी चीजें आपको सही लगती है आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इस साइंटिफिक जो आपका डिसीजन मेकिंग जो तरीका है, कई लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आया होगा कि अरे ये आज की क्लास में क्या होने वाला है, ये एचपी क्या है, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग क्या है, कुछ मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की तो बात नहीं है। लेकिन हम उसको इतना इजी करके आपको बताएंगे कि यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। और आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, अरे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ यार मैं क्या करूं, ये टेक्निक से आप किसी भी मल्टी क्राइटेरिया प्रॉब्लम या किसी भी मल्टी क्राइटेरिया सिचुएशन में साइंटिफिक तरीके से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। चाहे वो आपको बिजनेस करने की बात हो, रॉ मटेरियल की बात हो, आपको किसी सप्लायर को फाइनलाइज करने की बात हो, वेंडर को फाइनलाइज करने की बात हो, या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी हो। तो आज की क्लास के बारे में ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ताकि सभी कंफर्टेबल हो जाएं कि ये क्या होने वाला है। तो आपको बस मोटा मोटी तौर पे यही समझना है कि क्या डिसीजन लें, कि कैसे डिसीजन लें। डिसीजन मेकिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग किसी भी आप वे में ले लीजिए, चाहे पर्सनली ले लीजिए, चाहे प्रोफेशनली ले लीजिए, चाहे आप देश में ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, कहीं भी हमारा हम एवरी सेकेंड और एवरी मिनट हमारा माइंड डिसीजन लेता है। हमको, जैसे अगर मैं बात करूं, सुबह मुझे उठना है या नहीं उठना है, मुझे ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है, डिसीजन है। मुझे काम करना है कि नहीं करना है, मुझे बैठना है कि नहीं बैठना है, या मुझे बिजनेस करना है कि नहीं करना है, मुझे फूड प्रोसेसिंग करना है या कुछ और करना है। एवरी सेकेंड, एवरी मिनट हमारा माइंड जो है ना वो डिसीजन लेता है। तो ये हमारा माइंड जो है वो डिसीजन जो लेता है, अब उसके अंदर क्या होता है कि कई क्राइटेरिया हो सकते हैं। सपोज अगर मैं छोटा सा बात करूं, बहुत ज्यादा कंफर्ट टॉपिक से कंफर्टेबल करने के लिए, मुझे पानी पीना है या नहीं पीना है, सिंगल क्राइटेरिया, यस मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है। राइट, मुझे खाना खाना है कि नहीं खाना है, सिंगल क्राइटेरिया, हाँ मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है, खाना खाना है। मुझे ऑफिस जाना है कि नहीं जाना, सिंगल क्राइटेरिया, ऑफिस जाना है, आई हैव, मुझे सैलरी चाहिए तो मुझे करना है। मुझे बिजनेस करना है कि नहीं करना है, सिंगल क्राइटेरिया, हाँ करना है या नहीं करना है, नहीं। जब हम बिजनेस में आ जाते हैं तो वहां सिंगल क्राइटेरिया नहीं होता है। मुझे फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस करना है या नहीं करना है तो सिंगल क्राइटेरिया नहीं आ जाता है। वहां पे क्राइटेरिया क्या आ जाता है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फैमिली सपोर्ट आ जाएगा, या फिर XYZ बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। कहाँ से करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, WIP आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आ जाएगा, तो वो मल्टी क्राइटेरिया हो जाता है। तो अब ये जो मल्टी क्राइटेरिया वाली चीजें हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो डिसीजन मेकिंग जो है एक अपना, मैं तो बोलता हूं कि मार्केटिंग, ऑपरेशंस, आप फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, HR, XYZ बहुत सारे फंक्शन से भी पहले आपको डिसीजन मेकिंग सीखना चाहिए। कि आपको बिजनेस स्टार्ट कीजिए, चाहे जॉब स्टार्ट कीजिए, चाहे कुछ भी स्टार्ट कीजिए, आपको डिसीजन मेकिंग के ऊपर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? मेकिंग चॉइस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन। चॉइस, आपके सामने ब्रेकफास्ट रख दिया, आपको क्या खाना है, आप चॉइस, वहां आपको माइंड डिसीजन ले रहा है ना। गैदरिंग इंफॉर्मेशन और असेसिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। सपोज यू हैव वन क्राइटेरिया, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, जस्ट गो फॉर दैट सॉल्यूशन। आपको सिंगल क्राइटेरिया है, जाइए। मल्टी क्राइटेरिया में मल्टी सप्लायर, मल्टीपल ऑप्शंस, तो कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है।
सपोज अगर हम बात करें कि सिंगल क्राइटेरिया में 1 ही ऑप्शन है, अगर 2 क्राइटेरिया हो जाएंगे तो 4 प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी, और 3 हो जाता है प्रोबेबिलिटी तो 16 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। 2 बाय 2 4, 2 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। 3 अगर कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो उससे भी ज्यादा 27 ऑप्शंस हो जाते हैं। तो क्या आपका माइंड 27 टाइम्स सोच सकता है उस पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए? नहीं। अगर मान लीजिए 4 क्राइटेरिया है, सपोज इफ यू आर परचेसिंग अ कार, या अगर आप एक प्लांट की लोकेशन देख रहे हैं, प्लांट की लोकेशन देखने में कितने सारा आपका क्राइटेरिया हो सकता है। प्रॉपर्टी का प्राइस हो सकता है, जो फूड प्रोसेसिंग आप प्लांट की बात करें, अगर आपको लोकेशन डिसाइड करना है तो आपका कितना सारा कितना सारा आपका ऑप्शंस हो सकता है। आपका प्रॉपर्टी का प्राइस हो सकता है, उसकी लोकेशन हो सकती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबिलिटी हो सकती है, वहां से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो सकती है, वहां पे जो आपके सब्सिडरी कंपनीज हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी कि जो रॉ मटेरियल के सेंस में या फिर आपको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के सेंस में, तो इस तरह के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब फैक्टर्स होंगे तो उसको जब हम प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस में देखते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 50 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा। अगर आपके कॉम्बिनेशन ज्यादा है, सपोज आपके पास में 10 क्राइटेरिया है तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1000 के भी ऊपर हो जाएगा। तो अब उसके ऊपर बेसिस पे कैसे डिसीजन लें? तो आप ज्यादा सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर क्राइटेरियाज आपके होंगे तो आपको साइंटिफिकली डिसीजन लेना है, और वो कैसे लेना है वो आज हमको आप इस क्लास के इस सेशन के मीडियम से हम आपको बताएंगे। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन जब ये आ जाता है बिजनेस के सेंस में या फिर कॉम्प्लेक्स डिसीजन के सेंस में तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। चलिए, 7 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारा माइंड एवरी सेकंड वो जो है वो 7 स्टेप्स जो है वो क्रिएट करता है। आइडेंटिफाई द डिसीजन, मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय गोल, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव। मुझे सप्लायर फाइनलाइज करना है, मे बी दी ये जो आइडेंटिफाई डिसीजन कर लिया। गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सपोज हम फूड प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को हम गैदर करेंगे। कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कहाँ बनता है, आपका प्लांट से आता है या एनिमल से आता है वो प्रोडक्ट, या फिर कहीं पे प्रोसेस होता है या रीप्रोसेस होता है। हम उससे रिलेटेड हम जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है। अब हमें पता चल जाता है कि हमें कहीं से कोई सप्लायर मिल गया जो कि वो आपका जो रॉ मटेरियल बनाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम उसी से जाके ले लेंगे? आप बताइए, क्या हम उसी से, जो अगर हमने एक एक वेंडर हमने आइडेंटिफाई, सप्लायर आइडेंटिफाई किया, क्या हम केवल एक के बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे कि हमें इसी से लेना है? तो क्या हम उससे ले लेंगे? नहीं, हम उनसे नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई दी ऑल्टरनेटिव्स। हम हमारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सप्लायर तो है, लेकिन और कौन कौन से सप्लायर हो सकते हैं, आपकी लोकेशन पे हो सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल्टरनेटिव्स हर चीज का सोचना क्यों जरूरी है, कि वहां जहां आपके पास में ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वहां आप नेगोशिएशन की स्टेज में आ जाते हैं। यू गेट बेटर प्रोडक्ट्स, यू गेट द चांस फॉर कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, डिसीजन मेकिंग आपको करना है। पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन को, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा करते हैं। तीसरा जो है, अगर जब भी आपको कोई सप्लायर मिलता है तो आप ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। विद द एविडेंस, विद द एविडेंस का क्या मतलब होता है कि सपोज बोलते हैं कि सर ये मेरा प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल, इसके शेल्फ लाइफ 12 मंथ्स है या 24 मंथ्स है, तो क्या वो बोलेगा और हम बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, उसका एविडेंस जो है मार्केट में ऑलरेडी अगर वो सेल कर रहे हैं तो जो उसके जो एग्जिस्टिंग जो वेंडर्स हैं उनसे जाके हम कांटेक्ट करेंगे, उनसे जाके हम संपर्क करेंगे किसी भी तरह से उसका जो बात है वो जस्टिफाई होना चाहिए। सपोज वो बोलते हैं सर हमारा मशीन का आउटपुट इतना है, तो वी वांट एविडेंस। कोई भी बोल देगा, कोई भी बात मान लेगा, हम थोड़ी बात मान लेंगे। कोई बोलता है सर हमारा प्रोडक्ट का आउटपुट 100 kg पर आवर है। अब 100 kg पर आवर, वो तो 1000 kg पर आवर भी बोल सकता है, लेकिन हम कैसे मान लेंगे? तो जहां वो मशीन चल रही है वहां पे हम जाके देख सकते हैं, या फिर हम किसी भी तरीके से हम उसके बारे में एविडेंस हमको कलेक्ट करना है कि ये बात सही है या नहीं है। चूज अमंग द ऑल्टरनेटिव्स।
हमको फिर क्या करते हैं, पांचवा, जो भी ऑल्टरनेटिव है, सपोज हमने 10 सप्लायर से बात किया और हमें 5 सप्लायर हमने आइडेंटिफाई किया, ये मैं बता रहा हूं विदाउट एएचपी, विदाउट एनी साइंटिफिक फॉर्मूला, केवल हमारे मेंटल एप्टीट्यूड के लेवल पे। तो अब जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स में हमको जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है, उस ऑल्टरनेटिव को हम एक फाइनलाइज करते हैं, टेक एक्शन, हम एक्शन लेते हैं और उसके बाद में उसका हमारे डिसीजन को रिव्यू करते हैं कि हमने क्या जो डिसीजन लिया वो सही था या नहीं था। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपका जो ये डिसीजन आपने कोई रैकरिंग चीज के लिए लिया, रैकरिंग चीज के लिए कैसे, रैकरिंग चीज के लिए सपोज आपको आज आपको कंज्यूमेबल्स लेने हैं, सपोज आपको आपके प्लांट के लिए क्लीनिंग मटेरियल सप्लायर को आइडेंटिफाई करना है, तो वहां पे तो ये पॉसिबल है कि डिसीजन मेकिंग आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इंफॉर्मेशन ले लिया, ऑल्टरनेटिव्स को सर्च कर लिया, 5 सप्लायर सर्च कर लिए, आपने एविडेंस सर्च कर लिया कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला है कि नहीं है। उसके बाद आपने ऑल्टरनेटिव्स जो है, उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया कि ये इसका कॉस्ट भी कम है, क्वालिटी भी अच्छा है, डिलीवरी भी टाइम पे दे रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है। अब आपने एक्शन ले लिया। अब एक्शन लेने के बाद में अब आप उसको इस महीने रिव्यू कर रहे हैं, सेकंड मंथ भी आपको रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको सही नहीं लग रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी और सर्विसबिलिटी, यू कैन चेंज दैट वेंडर और सप्लायर। लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फूड प्रोसेसिंग में सपोज यू हैव फाइनलाइज्ड वन मशीन, आप वो मशीन को ले आए अपना पूरा पैसा लगा के, तो अब आप रिव्यू तो नहीं कर सकते उस मशीन के लिए बारे में। तो जब आप रिव्यू ही नहीं कर सकते, जब आप उसको अपना अपना जो अब आपको जब वन टाइम करना है वो काम, तो जब आपको वन टाइम करना है तो आपको कितना क्रूशियल होना चाहिए उस डिसीजन को लेने के लिए। कि सपोज आप अगर मैं बताऊंगा आप गार्लिक पीलिंग मशीन खरीद रहे हैं, अब गार्लिक पीलिंग मशीन आपने खरीद लिया, 5 लाख का मशीन खरीद लिया या 1 लाख का, 10 लाख का, जितने का भी खरीद लिया। अब नाउ यू कैन नॉट रिव्यू योर डिसीजन, दैट इज वन टाइम डिसीजन बॉस। आपको एक ही बार लेना है, आगे बढ़ने का है आपको। फिर आपने अच्छा लिया बुरा लिया वो सब आपका आपके ऊपर है। तो यहां पर जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल के सेंस में तो हम हमारे डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन मशीन के सेंस में हम रिव्यू नहीं कर सकते। इस वजह से जो भी फूड प्रोसेसिंग की आपको मशीन फाइनलाइज करना है, उसमें आप साइंटिफिक वे में जाएं और उसके बाद उस चीज को फाइनलाइज करें। ये एक सेशन है, लेकिन उसके बाद में भी जब आप एक्चुअल में करने जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने के लिए आपको एक सपोर्ट का रिक्वायर्ड होगा। आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि सर ये मशीन है, मेरा ये क्राइटेरिया है, आपने जो टेम्पलेट दिया था उसमें मैंने फुलफिल कर दिया, अब मेरा कैलकुलेशन से ये चीज आया है, नाउ गो टू दैट डिसीजन। या अगर आपको नहीं कर पाते हैं तो आप बात कीजिए यहाँ पे, आपको मेरे तक पहुंचाएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा मशीन खरीदना है। बिना बिना मशीन को जाने, बिना सप्लायर के पास जाए, मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सी मशीन आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी। आप ही का से इनपुट लेके और आप ही को बता दूंगा कि सर ये मशीन आपके लिए सबसे बेस्ट है, या मैडम ये मशीन आपके लिए सबसे बेस्ट है, गो फॉर इट। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है, सेकंड प्रायोरिटी पे ये है, थर्ड प्रायोरिटी पे ये है। तो यू कैन गो, यू कैन टेक दैट इज डिसीजन, आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फूड प्रोसेसिंग में जाना है, रॉ मटेरियल के सेंस में आप डिसीजन रिव्यू कर सकते हो, लेकिन मशीन के सेंस में रिव्यू नहीं कर सकते, प्लांट लोकेशन के मामले में रिव्यू नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे मार्केटिंग के मामले में कि आपको कौन से एरिया में मार्केटिंग करना चाहिए। सपोज आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे इस एरिया में मार्केटिंग करना है, तो उसका भी आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको चीजें सही नहीं लग रही है तो अगेन यू कैन डू द एनालिसिस एंड अगेन यू कैन चेंज योर डिसीजन। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोसेस कि आप, अगर आपको वन टाइम डिसीजन लेना है, गो फॉर इट। आप साइंटिफिक एनालिसिस करके जाइए, कैलकुलेशन करके जाइए, साइंटिफिक नहीं बोलूंगा मैं, कैलकुलेशन करके जाइए। अगर आपको कोई रैकरिंग है या फिर उसको चेंज कर सकते हैं, रिव्यू करके आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, आप मैन्युअली जाइए। बट एवरी टाइम यू कैन नॉट सिट एंड यू डू कैलकुलेशन like I do, because I am sitting in office and you are sitting, you are moving into the field. तो every time you cannot take decision, but जहां पे आपको बड़ा डिसीजन लेना है, जहां आपको आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का मशीन खरीदना है या 50 लाख का मशीन खरीदना है,
वहां पर आपको एक जो है सपोर्ट का जरूरत है। आपको अगर जब भी इस तरह का सपोर्ट का रिक्वायरमेंट हो, जहां पे आप 10-20 लाख 50 लाख का मशीन आपको लेना है और आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज कम टू मी। आपको जो मीडियम पता है कैसे आपको आना है, आप यदु जी को बात कीजिए, वो मेरे से बात करेंगे और मैं आपका सारे सॉल्यूशंस लूंगा। देन आई विल गिव यू द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर चॉइसेस, कि आपके सर ये मशीन जो है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आई विल गिव यू दी, जैसे सपोज आपका आया कि कोई मशीन का आपका 60% आपको प्रायोरिटी बैठ रहा है और दूसरा मशीन आपका 20% बैठ रहा है, या तीसरा मशीन आपका 10% प्रायोरिटी पे, यू विल डेफिनेटली गो विथ 60% आपका जो वेटेज है उसके ऊपर जाएंगे। सपोज आपका आपने 4 सप्लायर फाइनल किया, एक सप्लायर ए का आ रहा है 40%, सप्लायर बी का आ रहा है 44%, और सप्लायर सी का आ रहा है कि 5%। तो 5% वाले के पास तो आप नहीं जाएंगे, तो 40% और 45% वाले से आप कंपैरिजन करके जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आपको खरीद सकते हैं। मतलब ये वेटेज की बात है, इसके अंदर ऐसा होता है कि वेटेज होता है कि 100% में हम वेटेज करते हैं। सपोज 2 ही सप्लायर है हमारे पास में, एक सप्लायर को 90% वेटेज मिला, एक सप्लायर को 10% वेटेज मिला, तो 10% वाले के साथ में तो हम नहीं जा सकते। डेफिनेटली वील गो विद 90% वाले वेटेज के वाले सप्लायर के पास में। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैं वापस सम अप करता हूँ मेरी स्लाइड को, कि स्टेप्स जो है 7 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। पहला हम आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन को, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स हम आइडेंटिफाइड करते हैं। ये हम डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं। हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि वेदर जो है ये बात सही है या नहीं है। उसके बाद में उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, टेक एक्शन लेते हैं हम उसको अडॉप्ट करने के लिए, और हम देन वी रिव्यू द डिसीजन। अगर वन टाइम एक्टिविटी है देन यू शुड गो फॉर सम कैलकुलेशन विद द एक्सपर्ट, कि आपको कैलकुलेशन करना है। ऐसा सब बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, वहां पे एक्सपर्ट्स रहते हैं ऑपरेशंस वाले, तो वो इस तरह से डिसीजन लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन्होंने मशीन जो है वो इंडिया में भी बना रहे थे, इन्होंने इटली से क्यों खरीदा, जबकि इंडिया में मशीन 2 करोड़ का मिल रहा था, या जर्मनी में तो उन्होंने 6 करोड़ का मशीन खरीदा। बट जब वो एनालिसिस करते हैं कि हाँ नहीं 2 करोड़ का मशीन है, केवल यहाँ कॉस्ट का बात थोड़ी है, प्रोडक्शन का बात है, डिलीवरी का बात है, सर्विसबिलिटी का बात है, सपोर्ट का बात है, सर्विस सपोर्ट का बात है, सॉफ्टवेयर की बात है, तो ये सब किधर, इस सब का किधर कैलकुलेशन है। तो 2 करोड़ और 6 करोड़ रुपीज के अंदर तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो भी वो 2 करोड़ का मशीन जो इंडिया में अवेलेबल है उसको छोड़ के जर्मनी का 6 करोड़ का मशीन खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं? वो सब इसी तरह का कैलकुलेटिव कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सारे बहुत सारे बिजनेस इसलिए खुलने के बाद में बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कैलकुलेटिव वे में डिसीजन नहीं लेते हैं, भावनात्मक रूप से लेते हैं डिसीजन। अरे उसने ये मशीन लाया, मैंने भी ये मशीन लाया, अरे उसने लाया तो वो उसके उसके पर्सपेक्टिव से लेके आया। आपको आपका पर्सपेक्टिव देखना है, आपके रिसोर्सेज देखने हैं। कॉपी काहे करना है? कॉपी नहीं करना है हमको, हमको कैलकुलेटिव वे में डिसीजन लेना है। तो ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सेकंड स्लाइड तक डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स क्लियर हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो कैलकुलेशन सिखाऊं जिससे कि आप मैथमेटिक और कैलकुलेटिव वे में डिसीजन ले पाए, भारी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग सभी बिजनेस में आते हैं, लेकिन हम ना बातें वैसा नहीं करते हैं। जो चीज होना चाहिए वो चीज नहीं करते हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि जो यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गया वो किसी भी वे में जो है वो फेलियर साबित हो। मतलब आप काम शुरू करने के बाद में आपका डिसीजन लो, अच्छा डिसीजन लो आप, और 100% आप आगे बढ़े। चलिए लेट्स गो, शुरू करते हैं। हमारा किक स्टार्ट करता हूं मैं हमारे सेशन को। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं कि सिंगल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का और मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का। सिंगल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग क्या रहता है? सिंगल क्राइटेरिया रहता है, आपको ये काम करना है या नहीं करना है, यस और नो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। ऑब्जेक्टिव, आपको वो काम करना है कि नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव होता है आपका एक, कि आपको ये वेंडर फॉर फाइनलाइज करना है। क्राइटेरिया आपका सिंगल क्राइटेरिया होता है, और आप उस पर आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, राइट। सिंगल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज आपका फूड प्रोसेसिंग प्लांट है और आप सप्लायर फाइनलाइज करना चाहते हैं। आपको पता है कि आपका, आपको सपोज मैं बात करूं न्यूज़पेपर वेंडर आपको फाइनलाइज करना है, तो आपने न्यूज़पेपर वेंडर को, आपको पता है कि उसका, आपको कॉस्ट, उसका कॉस्ट पता है, आपको उसका क्वालिटी पता है,
आपको उसको पता है कि दैनिक भास्कर है या जो भी न्यूज़पेपर है वो एक ही, मतलब वो सबकी सब जगह सेम है, वो आपको भी यहाँ भी सेम है, दिल्ली में भी सेम है, बॉम्बे में भी सेम है, चेन्नई में भी सेम है, एवरीथिंग इज क्लियर। क्या आपका क्राइटेरिया हो सकता है? डिलीवरी, ओनली डिलीवरी। कौन आपको टाइम पे डिलीवरी करके देगा, उसको आप फाइनलाइज करेंगे, सिंगल क्राइटेरिया हो गया। सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे 5 वेंडर है, आप जाओ, आप किसी को भी फाइनलाइज कर दीजिए, पहली चीज, राइट। सेकंड, अगर आप मान लीजिए वाटर सप्लायर की अगर अपन बात करें, अगर हम हमारे जो वाटर के पैरामीटर्स है, हमको पता है कि बिस्लेरी जो है वो हमारे सारे जो फूड, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए फिट है। ये प्रोडक्ट जो हमारा वाटर है वो, जो हम अब बहुत, अगर मान लीजिए हम कॉस्टली प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर हम कोई बहुत महंगा और बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पे हम वाटर के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमारा जो वाटर जो है उसके जो नॉर्म्स है वो बिस्लेरी फुलफिल करता है। अब हमको ये पता है कि बिस्लेरी के पैरामीटर्स हमको ध्यान है, उसकी डिलीवरी हमको पता है कि हम ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी हो जाएगा। आपको पता है कि उसकी पैकेजिंग को हमको भरोसा है कि उसकी पैकेजिंग सब जगह सेम है। बिस्लेरी की वाटर बॉटल आपको दिल्ली में मिलेगा वही पैकेजिंग मिलेगा, चेन्नई में भी आपको वही पैकेजिंग मिलेगा, पैरामीटर्स आपको सेम मिलेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो सकता है? कॉस्ट। सपोज आपके पास एन नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, 7-8 सप्लायर्स हैं, उसमें से जो आपको सबसे सस्ता देगा उससे आप खरीदेंगे, सिंगल क्राइटेरिया, इजी डिसीजन मेकिंग, गो फॉर इट। वहां तो कुछ सोचने का बात ही नहीं है। आपको आपके जो आपके जो वर्कर्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म खरीदना है। आप सपोज कोई सप्लायर है, आप उससे सेम, सपोज आपका कोई यूनिफॉर्म है जो एक, सपोज कोई कॉटन काउंटी बनाता है, कैंटाबिल बनाता है, तो आपको पता है कि वो बनाता है तो सबके लिए सेम बनाता है। तो अब आपको वहां से खरीदना है, तो ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो एक ही सप्लायर बनाता है, तो आपको वहां से क्या देखना है? आपको कॉस्ट देखना है केवल, वहां सिंगल क्राइटेरिया हो गया, यू विल गो फॉर इट। तो इस तरह से सिंगल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग इज इजी, उसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, यस और नो वाला बात है, और फाइनलाइज, जस्ट आपको फाइनलाइज करना है, राइट। अब आ जाते हैं हम मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग पे। मैं आपको यही बता रहा था कि मैंने पॉइंटर भी किया था। आप देखिए, इनकी जैसी स्थिति है भाई साहब की जैसी, वैसी स्थिति हमारी हो जाती है जब मल्टी क्राइटेरिया हो जाता है। कैसे हो जाता है? सपोज हमने कोई आइडेंटिफाई किया कि हम हमारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर को फाइनलाइज करने वाले हैं, या जैसा हम श्रीकोटी जी से पिछली बार बात कर रहे थे कि उनको मशीन का सप्लायर, किससे मशीन लेना है, वो बात करना था उनको। तो श्रीकोटी जी वाला ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो सपोज उनको बहुत सारे क्राइटेरिया हैं उनके, ठीक है। कैसे, क्या क्या क्राइटेरिया है? मशीन का कॉस्ट एक क्राइटेरिया हो सकता है, मशीन का क्वालिटी एक क्राइटेरिया हो सकता है, मशीन का बॉडी एक क्राइटेरिया हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है, स्पेस यूटिलाइजेशन हो सकता है, वारंटी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सपोर्ट हो सकता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस हो सकता है। इस तरह के कितने क्राइटेरियाज हो सकते हैं? बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। अब उनको, या हम, अब मैं बात बोलूं कि अब उनको फाइनल करना है कि कौन सा प्रोडक्ट उनको लेना है, तो मैं कौन सा, किसको आइडेंटिफाई करूं? तो श्रीकोटी जी और हमारी दोनों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अब मैं कौन सा लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, है ना। तो जैसे सपोज मैं श्रीकोटी जी की जगह मैं हूं, तो मेरी भी स्थिति ऐसी हो जाएगी, अगर मुझे उसको डिसीजन मेकिंग जो है वो मैं कैलकुलेटिव वे में नहीं कर पा रहा हूं, तो या हम सबके लिए ऐसा ही हो जाएगा। तो मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वे में करता हूँ। अगर मुझे कोई चीज आइडेंटिफाई करना होता है, फाइनलाइज करना होता है, या अगर मैं किसी और की भी बात करूं, तो मैं इस टूल का यूज करता हूं जब मैं बड़े डिसीजन लेता हूं, और डेफिनेटली मुझे एक अच्छा, एक कैलकुलेटिव रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है। अब रिपोर्ट कार्ड में से आपको जो लेना है वो लीजिए, वो आपको पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपको एक गाइडलाइन मिल जाता है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि मशीन खरीदने के लिए सपोज 10 क्राइटेरिया है। अब देखते हैं अपन कि क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया आपका ऑल्टरनेटिव 1 हो गया, 10 सप्लायर हो गए, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब क्राइटेरिया हो गए, तो अब आप देखिए क्राइटेरिया 1 का कंपैरिजन, जो क्राइटेरिया 1 मशीन 1 में भी होगा, मशीन 2 में भी होगा, मशीन 3 में भी होगा, मशीन 4 में भी होगा। ये देखिए क्राइटेरिया 1 अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट, मशीन 1 का कॉस्ट, मशीन 2 का कॉस्ट, मशीन 3 का कॉस्ट, मशीन 4 5 6 7 का कॉस्ट। तो आप देखिए कॉस्ट कितने मशीन की है, सबकी अलग अलग कॉस्ट होगी, सबकी अलग अलग डिलीवरी टाइम होगा, सबका अलग अलग स्पेस यूटिलाइजेशन होगा,
सबका अलग अलग आउटपुट होगा, तो कितने ऑल्टरनेटिव्स हो गए? कॉस्ट के वे में कोई कोई प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी के वे में कोई प्रोडक्ट अच्छा है, डिलीवरी के वे में कोई प्रोडक्ट अच्छा है, स्पेस यूटिलाइजेशन के वे में कोई प्रोडक्ट अच्छा है, एक्स वाई जेड क्राइटेरिया में अलग अलग प्रोडक्ट अच्छे हैं। किसी प्रोडक्ट को कोई प्रोडक्ट में 4 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। अब हम कंफ्यूज हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या? तो अब जो है, जो हम इस प्रोसेस को सीखते हैं कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक आप कैच कर पा रहे हो कि हमारी आने वाली जो चीज है उसके में हम क्या करने वाले हैं, उसको हम कैसे फाइनलाइज करने वाले हैं, राइट? तो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग में, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के अंदर हमको इस तरह से चीजें को आइडेंटिफाई करना होता है और एक कैलकुलेटिव वे में हमको काम करना होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि अभी आगे वाले जो चीज है हम क्या करने वाले हैं, राइट? तो आइए अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नहीं, हमारा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए अब आ जाते हैं जो कि आज हमारे जो टूल का नाम है, एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेसिंग। हायरार्की का मतलब आप लोगों को पता है, हायरार्की का मतलब होता है स्टेप्स 1 2 3 4 5, which one is on first priority, which one is on second priority, which one is on third priority। तो इस तरह से जो हायरार्की होती है, जो स्टेप्स होती है, उसको हम हायरार्की प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल टूल है जो कि मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी इन दोनों के ऊपर बेस्ड एक सिंपल कैलकुलेशन है जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग को करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है डिसीजन लेने के लिए मैथमेटिक्स और साइकोलॉजिकल वे में। अब आप सोचिए कि मैथमेटिक्स कहां से आई इसमें और साइकोलॉजी कहां से आई। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर लाइट मतलब आपका प्रकाश डालता हूं कि क्या कैसे मैथमेटिक्स आई इसके अंदर और साइकोलॉजी का क्या मतलब है। आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो रॉ मटेरियल खरीदना है, तो अब इसके अंदर मैथमेटिक्स कहां से आई? साइकोलॉजी तो इसके अंदर आई। कैसे आई? रॉ मटेरियल को आप देखेंगे कौन सा अच्छा है, रॉ मटेरियल को आप कौन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में दे रहा है, एमओक्यू में दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन आपको डिलीवरी जल्दी दे रहा है, कौन आपको लेट दे रहा है, कौन आपको डिलीवरी कितने दिन में दे रहा है, कौन आपको, अब जो आपको डिलीवरी दे रहा है वो आपके लिए अच्छा है, जो आपको डिलीवरी लेट दे रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है। तो ये एक बिहेवियरल चीजें हो गई, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हो गए, कौन आपको सर्विस दे रहा है, कौन आपको सर्विस नहीं दे रहा है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हो गया। किस सप्लायर ने आपसे अच्छे से रेस्पॉन्ड किया, आपको लग रहा है कि आगे भी आपको सपोर्ट करेगा, इसको मैथमेटिक्स में कौन से नंबर में लिखेंगे? 1 2 3 4 5 थोड़ी लिखेंगे। ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। तो इस तरह के किसी भी बिजनेस के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर कितने सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसपे हम डिसीजन लेते हैं। हमसे कोई सामान लेने आता है या हमको कोई कहीं मार्केटिंग करना होता है या कहीं पे कुछ भी करना होता है, तो हमारे यहाँ तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं सारे सारे। तो उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, उन साइकोलॉजिकल क्राइटेरियाज को हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर एक मैथमेटिकल वे में लेके आते हैं उन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को, और उसके बाद में एक सिंपल कैलकुलेशन करके हम एक डिसीजन मेकिंग टूल बनाते हैं। यानी कि हमारे जो साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं, उन साइंटिफिक फैक्ट्स को हम एक मैथमेटिक नंबर की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में डेवलप करते हैं, और वो डेवलप करने के बाद में हम उसको फाइनलाइज करते हैं। क्योंकि भावनात्मक रूप से हम डिसीजन नहीं ले सकते। 10 क्राइटेरिया है, 10 क्राइटेरिया पे अलग अलग जगह आपने, आपका साइकोलॉजिकल आपका जो डिसीजन मेकिंग है अलग अलग जगह अलग अलग चीज बोल रहा है। लेकिन आप केवल साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के तौर पे तो डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ह्यूमन माइंड इतने सारे क्राइटेरिया के ऊपर काम नहीं कर सकता। वो तो यस नो पे काम कर सकता है या 2 4 क्राइटेरिया के ऊपर काम कर सकता है, वो भी इतने कॉम्बिनेशंस पे काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इस चीज को काम में ले सकता है और वो इस चीज को हम डिसीजन ले सकते हैं। तो AHP अगली बार जब भी आप चाहें, जब भी आपको माइंड में हो, आप इस पे और ज्यादा, आप अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहो, 10 20 लाख 50 लाख रुपए का डिसीजन अगर आप लेना चाहें,
तो डेफिनेटली आप यदु जी से कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको मेरे से कनेक्ट करवा देंगे और हमें आपका वो डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज करवाने में आपका सपोर्ट करूंगा। जो भी उसके अंदर समय होगा, जो भी चीजें होगी, हम आपको पूछ के साइंटिफिक वे में, मेरे पास में इसका पूरा इसका वो पूरा प्रोजेक्ट है जो कि हमने खुद ने बनाया है, उसका पूरा कैलकुलेटर है। हम आपके लिए जो आपके मेजर डिसीजन है, उस मेजर डिसीजन में आपको एक एक अच्छे वे में सपोर्ट करेंगे कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, राइट। तो अब आ जाते हैं कि ये कुछ स्टेप्स हैं, आपको अभी थोड़ा सा स्टेप समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक मोटा मोटी तौर पे बता देता हूं कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग थियरी है वो कैसे है कि गोल्स हम फाइनलाइज करते हैं कि हमको क्या गोल रखना है। उसके बाद में हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, उसके कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। प्रॉब्लम और क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं, ये जो हमारा प्रॉब्लम है और उसके क्राइटेरिया क्या क्या है। और इसके बाद में कुछ कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद में जो लास्ट है हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये whether I have taken which decision I should take, राइट। तो 3 स्टेप में आप उसको समझ लीजिए। क्या ये कि सबसे पहले हम गोल आइडेंटिफाई करते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं और सिंपल कैलकुलेशन के बाद में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। ये ना इसको रैंक रैंक मेथड बोलते हैं, रैंक मेथड। रैंक मेथड का क्या मतलब होता है, हमको इसमें दो प्रोडक्ट के बीच में रैंक देना होता है, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2। हम दोनों के बीच में हमको रैंक देना होता है। दो क्राइटेरिया, सपोज कॉस्ट की बात करें हम, अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो एक सप्लायर दे रहा है वो 10 रुपीज में वो चीज, और दूसरा सप्लायर दे रहा है वो चीज को 12 रुपीज में। तो अब हम देख रहे हैं कि कौन सा वेंडर हमारे लिए अच्छा है और किसके ऊपर अच्छा है। इफ आई एम कंपेयरिंग, जो वेंडर 12 रुपए में दे रहा है और जो वेंडर 10 रुपए में मुझे वो चीज दे रहा है, तो 10 रुपए वाला वेंडर को मैं रेटिंग दूंगा 5, यानी वो उसका रेटिंग 1 है तो उसका रेटिंग 5 है, क्योंकि उतना सही है। या फिर मैं उसको 3 भी रैंकिंग दे सकता हूँ। कैसा समझ में आया? वापस मैं बताता हूँ, थोड़ा और इजी हो जाएगा। कि सपोज एक वेंडर एक एक प्रोडक्ट को 10 रुपए में बेच रहा है और एक सेकंड वेंडर उसी चीज को 100 रुपीज में दे रहा है। तो वो मुझे आइडेंटिफाई, अगर सिंगल आइडेंटिफाई मुझे अगर फाइनलाइज करना है तो मैं किस वेंडर को, सेम प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो 10 रुपए में बेच रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग, हमारा प्रेफरेबल है बंदा, तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, प्रेफर्ड। जो हमको 10 रुपए में दे रहा है और जो हमको दूसरा दूसरा बंदा 100 रुपए में दे रहा है, उसके ऊपर ये जो 10 रुपए में जो प्रोडक्ट दे रहा है वो मेरे लिए एक्सट्रीमली प्रेफरेबल है, मैं उसी से खरीदूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लीजिए कि जो एक प्रोडक्ट मुझे 10 रुपए में दे रहा है और दूसरा बंदा मेरे को 11 रुपए में दे रहा है, ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडरेटली प्रेफर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 10 और 11 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मॉडरेटली प्रेफर्ड, मतलब मैं 3 वाले पे भी जा सकता हूँ और 1 वाले पे भी जा सकता हूँ। तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो अच्छा है उसको ज्यादा नंबर देना है, जो हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं है उसको हमको लो रैंकिंग देना है। तो रेटिंग स्केल इसके अंदर केवल आपको आपके साइकोलॉजिकल वे में आपको रेटिंग स्केल देना होता है और कुछ नहीं करना होता है, बाकी सब काम हमारा है या आपका मतलब कैलकुलेशन का, राइट। चलिए अब हम चले जाते हैं कैलकुलेशन पार्ट में और प्रैक्टिकल वे में कि हमको कैसे उसको चीजों को करना है, राइट। मैं चीजों को कनेक्ट कर देता हूं। आई थिंक हमारा स्क्रीन जो है वो विजिबल हो गया होगा, स्क्रीन जो विजिबल है। अब इतना दिन हमने थ्योरी पढ़ा, अब हम ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। बहुत सारे जो भी हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि उसको डिसीजन कैसे लेने का है। तो अब हम आ जाते हैं, कोई भी एक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें कोई भी मशीन को खरीदना है। तो हम क्या करते हैं, हम जाके सबसे पहला काम जो भी लोग, जो हम सब लोग करते हैं, उसको जाके हम ऑनलाइन सर्च करते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, ठीक है। सपोज मुझे गार्लिक पीलिंग मशीन खरीदना है। गार्लिक पीलिंग मशीन सभी को समझ में आता है कि गार्लिक रहता है उसको ना पील कर देता है, उसका जो कवर होता है उसको पील कर देता है और उसको फाइनली उसको सुखा के लोग सेल करते हैं। एक फूड प्रोसेसिंग एक हो गया कि गार्लिक पीलिंग हो गया, एक स्मॉल स्केल बिजनेस है दैट एवरीवन कैन स्टार्ट। अब हम देखते हैं
कि जब मैंने यहाँ पे गार्लिक पिलिंग मशीन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर यहाँ पे डाला, तो अब देखिए अब क्या प्रॉब्लम आया, वाकई में मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया। देखिए ये दोडिया गार्लिक पिलिंग मशीन 69,000 में है, एक मशीन 99,000 में, 1,95,000, 70,000, 75,000, 70,000, इस तरह से गार्लिक पिलिंग मशीन का अलग अलग प्राइस है। अब हम देखते हैं कि ये ऑल इंडिया के सप्लायर्स हैं, ऑल इंडिया के सप्लायर्स हैं, तो अब जब मैं जाऊंगा इनके लोकेशन पे, तो कोई राजकोट में होगा, कोई दिल्ली में होगा, कोई बॉम्बे में होगा, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा। अब देखते हैं, आप देखिए सारी मशीन के शेप्स और कलर्स अलग अलग हैं, मशीन के शेप्स और कलर्स अलग अलग हैं। अब इन मशीन्स का प्राइस जो है वो अलग अलग है, तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, प्रोडक्टिविटी के सेंस में, ड्यूरेबिलिटी के सेंस में, आप इसके आउटपुट के सेंस में, कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स। अब मैं कौन सा फाइनलाइज करूं, तो मुझे दिक्कत है समझने में। तो अब हम क्या करते रहते हैं, हम जाके ना इंक्वायरी डाल देते हैं और हम बात करते रहते हैं। जो भी मैं बताता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, मैंने भी बहुत सारा मशीन परचेज किया है, उसके अंदर क्या होता है, जो हमसे अच्छा बात करता है, जो हमको कॉस्ट कम देता है, या फिर हमको जो ज्यादा फॉलोअप करता है, तो हम उससे मशीन खरीदते हैं, लेकिन हम बाकी चीजों पे कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम बाकी चीजों पे कंपैरिजन नहीं करते हैं। फिर जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसके बाद में हमको समझ में आता है, अरे ये तो हमने देखा ही नहीं। फिर हमारा मैन्युफैक्चरर के साथ में झगड़ा, सप्लायर के साथ में झगड़ा, खींचातानी। फिर हम उसको फोन करते रहते हैं, वो फोन हमारा उठाता नहीं है, उसको आना होता है, वो आता नहीं है। तो ये क्योंकि हमने उसकी सर्विसेबिलिटी के फैक्टर्स को क्राइटेरिया माना ही नहीं, हमने क्राइटेरिया केवल बिफोर प्री सेल्स को माना कि अरे वो बहुत अच्छा बात कर रहा है, वो कह रहा है आप आओ सर, आप अगर जा रहे हैं तो आपको बढ़िया वेलकम कर रहे हैं, वो सारी बातें, आपको मशीन आपको बहुत अच्छा आपको बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी फैक्टर्स और बाकी क्राइटेरिया के ऊपर आपने बात किया ही नहीं। दिस विल बी a poor decision and this may affect your business, this may affect your processing unit। अब क्या करें, अब तो जो हो गया वो हो गया। तो इस तरह के ट्रैप जो है, जो सेल्स के ट्रैप के अंदर आप नहीं फंसे हैं, इसके ऊपर मेरा फोकस है आज के सेशन में, कि आपको मैं किसी ट्रैप के अंदर फंसने नहीं दूंगा। अगर आप इस तरह का जो आप बाइंग करने जा रहे हैं, बड़ी बाइंग करने जा रहे हैं, है ना, इसमें हम कहीं नहीं जाएंगे, हम ना तो मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, ना हम किसी सप्लायर के पास जाएंगे। सब कुछ एक्टिविटी आप करेंगे, आप बताएंगे कि सर मेरे लिए ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर मैं बात करूं, किसी और फूड प्रोसेसिंग की बात करूं, या कन्फेक्शनरी की बात करूं, या कुछ आप ओवन खरीदना चाह रहे हैं, या फिर आप एक कोल्ड स्टोरेज बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई भी सेटअप करना चाह रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको कौन कौन से क्राइटेरिया सर इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे सर मेरे लिए कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सर मेरे लिए पावर कंजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा मेरे लिए सर सर्विसेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो सर मेरे को ना इंजीनियर तुरंत चाहिए, ठीक है। मेरे सर स्पेस यूटिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और पांचवा सर मेरे लिए एरिक्शन जो है, वो एरिक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कि इरेक्शन जो है वो आके करे, कुछ सप्लायर हम नहीं करें। इसके बाद हमको सेल्स एंड ट्रेनिंग से वो भी हमको दे। तो ये सर मेरे सारे क्राइटेरियाज हैं। अब उन क्राइटेरियाज के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट सही है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है, और देन वी विल फाइनलाइज द प्रोडक्ट, राइट। तो ये इस ट्रैप के अंदर आप आज के बाद में, छोटे डिसीजन के लिए तो मैं नहीं कहता, जहां पे एक सिंगल 1 2 3 क्राइटेरियाज है, और जहां पे बहुत छोटे छोटे प्राइस वाली बात है, 2 5 10 हज़ार रुपए की बात नहीं कर रहा हूं मैं। But when you are taking a decision, when you are taking a decision for lakhs of rupees or crores of rupees, then please come to us. We'll definitely help you out in this. I'm doing this HP since so long. तो जो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग है, मैं बहुत समय से कर रहा हूँ। आई विल हेल्प यू इन दिस फॉर गेटिंग द फाइनलाइज प्रोडक्ट और फाइनलाइज डिसीजन, राइट। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे। ये हमारा ना रेटिंग स्केल अभी मैंने आपको बताया, आप अभी बस इसको केवल मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए, बाकी हम आगे बाद में देखेंगे कि इसमें अंदर क्या अपन कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे फेवरेबल है उसको वो 9 रेटिंग देना है, उसके अकॉर्डिंग जो उससे कम है उसको 7, उससे कम है उसको 5, उससे कम है उसको 3, सबसे कम है उसको 1। तो एक्सट्रीमली स्ट्रांगली प्रेफर्ड वो हमारे लिए 9 है, और जो कम मॉडरेटली प्रेफर्ड है वो हमारे लिए 3 है। बस यू हैव आपको ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स, ऑलराइट।
अब आ जाते हैं हम हमारा कैलकुलेशन पे। सिंपल कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं टू क्राइटेरियाज की, केवल केवल टू क्राइटेरियाज की। मैं इसका डेटा डिलीट कर देता हूं। राइट। अब हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देखा था। मैं स्क्रीन को बहुत जूम कर देता हूं ताकि वो बहुत अच्छे से विजिबल हो। राइट। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं क्राइटेरिया वन और क्राइटेरिया टू की। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे प्लांट में हमको वाटर सप्लायर फाइनलाइज करना है। हमारे पास दो कंपनी है, वाटर सप्लायर फाइनलाइज करना है, बस इतनी सी बात आप याद रखिए। एबीसी वाटर सप्लायर कॉस्ट और डिलीवरी, दो फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो एबीसी, हमने यहाँ एबीसी वाटर सप्लाई लिखा और आरके वाटर सप्लाई लिखा, कॉस्ट डिलीवरी, आईबीसी वाटर सप्लायर कॉस्ट और डिलीवरी, बस आपको यहां तक आपको याद रखना है। कॉस्ट और कॉस्ट के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होगा, आपको वन लिख देना है। डिलीवरी और डिलीवरी के बीच में कोई रैंकिंग नहीं होगा, आपको यहाँ पे वन लिख देना है। अब लिखना है आरके वाटर सप्लायर का जो है प्रेफरेंस है वो 9 है, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। ठीक है। और उस 9 का अपोजिट यहां पे हमको क्या लिखना है, 1/9। राइट। और उसके बाद में ये कॉलम सम कर देना है हमको, कॉलम सम। कॉलम सम देखिए यहां लिखा हुआ है कॉलम सम, यहां लिखा है कॉलम सम, कॉलम सम। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो जो भी नंबर है, 1 डिवाइड बाय कॉलम सम, 0.11 डिवाइड बाय कॉलम सम, 9 डिवाइड बाय कॉलम सम, ये 1 डिवाइड बाय कॉलम सम। हमने कुछ नहीं किया है, हमने यहां पे यही किया है। हमने ये नई टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, हमको यही कर देना चाहिए था, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया आप लोगों के लिए। तो हमको क्या करना है कि 1 डिवाइड बाय कॉलम सम, 0.11 डिवाइड बाय कॉलम सम, 9 डिवाइड बाय कॉलम सम, 1 डिवाइड बाय कॉलम सम। तो हमको पहले रैंकिंग देना है, रैंकिंग के बाद में कॉलम सम से डिवाइड करना है। ठीक है। अब आपका जो ये कैलकुलेशन, ये जो कॉलम सम से हमने डिवाइड किया वो यहां पे आ गया। राइट। यहां पे आपका आ गया। ठीक है। तो अब जब आपका यहां पे आ गया, तो अब क्या करना है, इसको चेक करना है हमको, क्या अभी अब हमारी कैलकुलेशन अभी यहां तक सही है। ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमारा कैलकुलेशन, हमको देखना है कि हमारा कैलकुलेशन सही है, तो उसको क्या करना है, हमको इसको देखना है दोनों को ऐड करके। हम दोनों को अगर ऐड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए सम 0.9999 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर कॉलम सम 1 है तो बराबर है हमारा, चीजें सही है। इन दोनों को क्लिक कर रहे हैं तो कॉलम सम हमारा 1 है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक बार वापस, एक बार इसको हम वो कर लेते हैं इसको, एक बार वापस हम इसको वापस से देख लेते हैं एक बार और। ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल चेंज क्यों करें, ताकि हम वापस से शुरू से समझ पाए। एग्जाम्पल को चेंज क्या करें कि अब हम देखते हैं कि हम हमको एबीसी वाटर सप्लायर के जो है, मुझे 1 वीक में एक ही बार, 1 वीक में मुझे एक ही बार वाटर सप्लाई चाहिए, मुझे रोज रोज का दिक्कत नहीं चाहिए। तो एबीसी वाटर सप्लायर को हम जो है, वो हमारे लिए बेटर है आरके वाटर सप्लायर से। ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमारा सिस्टम चेंज कर दिया, हमने एबीसी वाटर सप्लायर को हमने 9 रैंक दे दिया। ठीक है। एबीसी, यहाँ पे एबीसी वाटर सप्लायर को हमने 9 रैंक दे दिया, और आरके वाटर सप्लायर को अपन ने क्या करा, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 9 रैंक दे दिया। हमने सिचुएशन चेंज कर दिया, हमने सिचुएशन क्या चेंज कर दिया, एबीसी वाटर सप्लायर हमारे लिए बेटर है, तो हमने उसको 9 रैंक दे दिया। और आरके वाटर सप्लायर का डिलीवरी जो है वो ऑटोमेटिकली 0.11 हो गया। ठीक है। अब कैलकुलेशन में हमारे यहाँ पे चीजें आ गई। हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाय कॉलम सम, 0.11 डिवाइड बाय कॉलम सम, 9 डिवाइड बाय कॉलम सम, 1 डिवाइड बाय कॉलम सम। अब हमको क्या करना है, यहां पे हमको लेना है रॉ एवरेज, कॉलम सम से डिवाइड करके हमको रॉ एवरेज लेना है। एवरेज, एवरेज हमने लिया, ये एवरेज आ गया। इन दोनों का एवरेज लेना है आपको। ठीक है।
तो रो एवरेज लेने के बाद में हमको क्या करना है, प्रेफरेंस का परसेंटेज निकालना है। तो अगर आप हमको इनको परसेंटेज में टाइप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज में आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए प्रेफरेबल है। तो हमारा जो है एबीसी वाटर सप्लायर को हमारा 90% प्रेफरेंस मिला है और आर के वाटर सप्लायर को हमारा 10% प्रेफरेंस मिला है। तो वी विल गो विथ एबीसी वाटर सप्लायर, क्योंकि हमने हमारा सिचुएशन चेंज कर दिया था कि हमको वाटर सप्लाई 7 दिन के अंदर चाहिए, वो हमारे लिए प्रेफरेबल था, तो वो हमारा क्राइटेरिया 90% हो गया। अब हम चलते हैं 3 फैक्टर्स के क्राइटेरिया के ऊपर। तो हम 3 फैक्टर्स के क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं। एक एग्जाम्पल हम रियल, चलिए मैं यहाँ पे कॉस्ट कॉस्ट ले लेता हूं। कॉस्ट ले लेता हूं, क्वालिटी ले लेता हूं, और कॉस्ट, क्वालिटी और प्रोडक्शन ले लेता हूं। कॉस्ट, क्वालिटी और प्रोडक्शन। यहाँ पे ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, ठीक है। ऊपर हम नहीं लिखते हैं, ऊपर से हम कंफ्यूज हो गए थे। अब हमको क्या करना है, जो मैंने बताया था, कॉस्ट और कॉस्ट के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होगा 1, क्वालिटी और क्वालिटी के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होगा 1, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होगा 1। सिंपल, सबसे पहले आप अपने को ये काम कर देना है, ठीक है। अब हमको प्रोडक्ट ए की कॉस्ट जो है, हमको यहाँ पे देखना है, क्वालिटी के ऊपर देखना है। क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं अपन, 1 मिनट। या ए, या बी, या सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ए की कॉस्ट जो है, वो सब, सपोज हमारे पास में 3 प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे कॉस्ट हम लिख देते हैं। ए की कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। यहाँ पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक क्वालिटी। केवल एक बार कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, सो दैट यू विल फील इजी अबाउट इट, ठीक है। अब देखिए, वहां पे केवल 2 क्राइटेरिया थे। अब यहाँ पे कितना क्राइटेरिया है, हमारे यहाँ पे 3 क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम। ए का कॉस्ट, ए बी सी लिख दिया, कॉस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन, ए बी सी कॉस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप इसको समझते हैं, ए की कॉस्ट का, ए की कॉस्ट से प्रायोरिटाइजेशन, विच इज बेटर। तो ए की कॉस्ट और ए की कॉस्ट तो सेम है। आप देखिए, ए की कॉस्ट और बी की क्वालिटी के बीच में डिसीजन, कि बी की जो क्वालिटी है उसके रेस्पेक्ट में ए की कॉस्ट प्रेफरेबल है या नहीं है। सी का जो प्रोडक्शन है उसके रेस्पेक्ट में ए की कॉस्ट कितना प्रेफरेबल है। तो ए की कॉस्ट का ऊपर बी और सी की क्वालिटी और प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में रेटिंग, बी की क्वालिटी का ए की कॉस्ट और प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में रेटिंग, और सी की प्रोडक्शन का ए और बी का कॉस्ट और क्वालिटी से रेटिंग जो है वो आपको हमको लेना है, राइट। तो इनका प्रेफरेंस अपने को देखना है कि विच वन इज बेटर। तो आपने को वो सब कैलकुलेशन इसके अंदर आता है। सिंपल 1 1 1 कर देता हूं। अब बोलते हैं कि जो बी का जो क्वालिटी है, सपोज जो, अभी हम इसके अंदर ये बात बताते हैं, ए प्रोडक्ट जो है कॉस्ट, क्वालिटी और प्रोडक्शन के वे में सबसे बेस्ट है। हमको ए प्रोडक्ट को यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेना है, कैलकुलेशन से पहले ही हम बता देते हैं आपको, ताकि अपने को पता चल जाएगा, ठीक है।
तो ए का जो है, बी की जो क्वालिटी है, वो जो क्वालिटी बनाते हैं उसके रेस्पेक्ट में जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमम है, मतलब वो सही है। तो हम यहाँ पे उसको 9 रैंकिंग दे देते हैं, कॉस्ट को ए को रैंकिंग दे रहे हैं। प्रोडक्शन के रैंक में, प्रोडक्शन के सेंस में हम उसको 7 रैंकिंग दे देते हैं, ठीक है। अब हमको क्वालिटी की रैंकिंग देनी है बी की। तो बी का जो है वो इतना परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो बी का कॉस्ट जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा है, तो हम इसको, कॉस्ट ज्यादा है तो हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं है, तो हम इसको 5 रैंकिंग दे देते हैं। और बी का प्रोडक्शन रेट भी कम है, तो हम इसको क्या करते हैं, 3 रैंकिंग दे देते हैं, ठीक है। अब हम सी की बात करते हैं। सी की रैंकिंग में, सी की अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो सी की कॉस्ट जो है, वो सी की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है सी की कॉस्ट, तो भी हम उसको 3 रैंकिंग दे देते हैं। और सी का जो क्वालिटी है वो भी सही नहीं है, उसको भी हम 3 रैंकिंग दे देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमको क्या बोलना था, कॉलम सम करना है। कॉलम सम करते हैं हम। कॉलम सम कर दिया हमने। हमने कॉलम सम कर दिया। अब क्या करना है हमको, जो भी नंबर्स है उसको डिवाइड करना है। ये हमारा कॉलम सम आ गया। जो भी नंबर्स है उनको हमको कॉलम सम से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर क्या है, 1 डिवाइड बाय 9, 5 डिवाइड बाय 9, 5 डिवाइड बाय 9, उसके बाद में आ गया आपका 3 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे करना है 9 डिवाइड बाय 13। अब ये देखिए, ये पूरा है ना, इसको पूरा, ये पूरा जो दिख रहा है इसमें, इसमें कॉलम सम से डिवाइड करना है इसको। 9 डिवाइड बाय 13, 1 डिवाइड बाय 13, 9 डिवाइड बाय 13, 1 डिवाइड बाय 13, और 3 डिवाइड बाय 13। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, प्रोडक्शन में हमको इन सभी को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमको इसको सभी को डिवाइड कैसे, किससे करेंगे, 11 से। तो यहाँ पे हमको जाना है 7 डिवाइड बाय 11, इसके बाद में आपका 3 डिवाइड बाय 11, और उसके बाद में आपका आ गया 1 डिवाइड बाय 11। ये हमारा कैलकुलेशन आ गया। हमारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, इन सबको टोटल करके देखना है, सम 1 आ रहा है आपको। इसको हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन अभी तक सही है कि नहीं है। तो हम देख लेते हैं, अगर इनका एडिशन अगर 1 आएगा तो हमारा सही होगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, मतलब कि हम यहाँ तक हम सही हैं। अब हमको क्या करना है, इसी एग्जाम्पल के अंदर हम आपको समझा देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना था, सिंपल एवरेज करना था। एवरेज करना है, एवरेज करना है, तो आप देखिए इन तीनों का आपने एवरेज किया, 47% इधर आ गया, 30% इधर आ गया, 21% इधर आ गया। इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक जो है, हम उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। आप देखिए प्रेफरेंस मेरा जो है वो कैसे आ गया। इस एग्जांपल को मैं वापस रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। आप देखिए यहाँ पे हमारा जो ए जो है वो हमारा बिल्कुल, क्योंकि हम बोल रहे थे पहले भी कि अब मेरे को ए, क्योंकि एजम्पशन कुछ तो लेना ही पड़ता है ना, तो हमने एजम्पशन लिया था कि ए प्रोडक्ट को हम सबसे अच्छा बताएंगे इसके अंदर, इसके सेंस में। अब आप देखो, अब मैं वापस एग्जाम्पल में वापस जाता हूं। हमने लिखा एबीसी कॉस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन, एबीसी कॉस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन। अब जो यहां होता है ना, उसको रैंकिंग देना होता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि ए का जो है, ए की कॉस्ट जो, अब ए की कॉस्ट कैसा है, मतलब क्वालिटी, बी की क्वालिटी के आगे अगर मैं ए की कॉस्ट की बात करूं तो कैसा है उसका, उसका ठीक रहा है कि नहीं, इसका हाँ ठीक है बिल्कुल।
क्वालिटी के रेस्पेक्ट में तो ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि कॉस्ट का कॉस्ट से कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे हैं अपन, कि ए की कॉस्ट ज्यादा है या बी की कॉस्ट ज्यादा है, उसका कॉस्ट से कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? कॉस्ट का कॉस्ट से कंपैरिजन नहीं इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो तो सिंगल क्राइटेरिया हो गया। वापस में मेरे प्रेजेंटेशन में जाता हूं, आप चालू रखिए। देखिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया का दूसरे क्राइटेरिया से कंपैरिजन जरूरी है ना अपने को। एक देखिए, एक क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू, क्राइटेरिया थ्री, क्राइटेरिया एन, क्राइटेरिया का क्राइटेरिया से कंपैरिजन जरूरी है। ऑल्टरनेटिव्स देखो, क्राइटेरिया वन, ऑल्टरनेटिव वन। एक मिनट, आप देखो, समझने की कोशिश करिए। क्राइटेरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल्टरनेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्राइटेरिया वन का ऑल्टरनेटिव वन, अभी देखो ये एरो वापस किस पे जा रहा है, ये एरो कहां जा रहा है, पॉइंटर ऑप्शन। ये देखिए, ये ऑल्टरनेटिव और ये कहां जा रहा है एरो, उसके बाद दूसरा एरो कहां जा रहा है। यानी कि हर प्रोडक्ट का हर क्राइटेरिया से कंपैरिजन होगा।